हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा अपने साथ एक ऐसे इंसान, एक ऐसे राइटर को लेकर आने की कोशिश करते हैं जिनकी कहानी से, जिनकी लाइफ स्टोरी से हम और राइटर्स को प्रेरित कर सकें और हमारे और रीडर्स को भी उनके बारे में जानने का मौका मिल सके। तो आज भी हम कुछ इसी तरह की एक राइटर को अपने साथ लेकर आए हैं जिनका नाम है, जिनका पेन नेम मैं पहले आपको बताना चाहूंगी। उनका पेन नेम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि है टेलर ऑफ टेल्स। और उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार नॉवेल्स हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। मैम, मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। रीमा थापन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी पूरी टीम की तरफ से, पॉकेट नॉवल की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी टीम को दें। अच्छा, एक्चुअली मेरा नाम रीमा है और मैंने अभी लास्ट जुलाई से लिखना शुरू किया था पॉकेट के साथ, पॉकेट नॉवल के साथ एक्चुअली। और मेरी पहली नॉवल थी किराए का प्यार, जो एक्चुअली अभी 2.3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है आपके प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद मतलब मैंने एक्चुअली सोच के नहीं लिखा था, मैं कभी राइटिंग मैंने आज तक की नहीं थी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पॉकेट के साथ में। इससे पहले मैं सिर्फ सुना करती थी, सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी कुछ लिखूं। मैंने इसके बारे में सर्च किया, फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने पहली नॉवल अपनी स्टार्ट की थी किराए का प्यार। और एक्चुअली मेरी पहली नॉवल थोड़ी सी इंस्पायर्ड थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी नॉवेल्स मैंने लिखी है वो मेरे मतलब प्लॉट दिमाग में आते रहते हैं, मैं लिखती रहती हूँ। और मेरे लिए मतलब अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है पॉकेट के साथ में। और मैं अभी भी आगे सोच रही हूँ कि मैं और भी नॉवेल्स लिखना चाहूंगी इसके साथ। बिल्कुल मैम, हम भी चाहते हैं कि आप बहुत सारी नॉवेल्स लिखें, क्योंकि आपने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है ना, सबको इतना रीडर्स का प्यार मिला है और वो ना आपकी कहानियों में दिखता है। जैसे आपने कहा कि आप एक रीडर टर्न राइटर हैं, तो आप जानती हैं कि आपके रीडर्स क्या चाहते हैं, तो वो आपकी कहानियों में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने जैसे अभी बताया कि आपकी पहली नॉवेल थी किराए का प्यार, तो ये आपने लिखना कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, कब आपकी जर्नी शुरू हुई? मैंने लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जैसे इसने व्यूज़ लेने शुरू किए, उसके साथ-साथ में मैंने दूसरी नॉवल भी स्टार्ट कर दी। और इंस्पिरेशन की बात है, मैंने मतलब सुनते-सुनते मैंने एक्चुअल में स्टार्ट किया था सुनने से। उसके बाद फिर मैंने रीडिंग भी स्टार्ट करी। बाकी मैंने राइटर्स जो हैं मैं उनकी भी नॉवेल्स पढ़ती हूँ और उनके भी कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। और कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब मेरे लिए बेस्ट पार्ट रहा अब तक का। और इतना प्यार मेरी नॉवल को मिला, मेरे लिए वो मतलब सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जी मैम, आपने जैसे बताया 2.3 मिलियन व्यूज, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ये एक बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग चीज है कि आपने अपने अंदर के राइटर को पहचाना और आपने लिखना स्टार्ट किया एंड आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आ रहे थे ठीक से, लेकिन आपने वहाँ पे रुका नहीं और आप लिखते गए एंड नाउ यू हैव सच अ बिग नंबर ऑफ फैंस फॉर यू एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने लिखना नहीं छोड़ा। अच्छा, वैसे एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको देखकर जैसे लग रहा है कि आप एक वर्किंग वुमन है, इफ आई एम नॉट राइट, रॉन्ग। राइट। तो आप क्या करते हैं? आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली मैं मतलब ऑफिस में फाइनेंस देखती हूँ। और मेरा सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक का मेरा ऑफिस का शेड्यूल होता है। उसके बाद मेरा थोड़ा टाइम स्पेयर करके मैं इसमें दिमाग लगाती हूँ, जो मेरी राइटिंग है। तो मतलब मेरे लिए दोनों चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने भी मतलब अपने आप को मैनेज कर लिया है। और मेरी दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट है मेरे लिए। जब मैं अकाउंटिंग में होती हूँ तो मेरा दिमाग पूरी तरह से अकाउंटिंग में होता है। जब मैं राइटिंग में होती हूँ मेरा पूरा दिमाग राइटिंग में होता है इस टाइम पे। ओके, तो आप अपने ऑफिस भी करते हैं, आप उसके बाद राइटिंग भी करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को वहाँ पे कैसे फिट करते हैं? पर्सनल लाइफ, अभी एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि पर्सनल लाइफ थोड़ी-सी मेस्ड अप हो चुकी है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अकाउंटिंग के लिए मतलब मार्च का मंथ कितना हेक्टिक होता है। और उसके साथ-साथ में मेरी कुछ नॉवेल्स ऐसी हैं जिनकी अभी ऑडियो बुक बनने वाली है, तो उसके लिए भी मेरे को थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेस मिल रहा है। लेकिन मैं चीज़ों को मैनेज करना मतलब मैंने सीख लिया है कैसे मैनेज करना है। थोड़ा-सा टाइम मुझे मिल रहा है मेरी पर्सनल लाइफ के लिए। अभी होली के टाइम पे मैं थोड़ा-सा मतलब अपने लिए टाइम स्पेयर किया था। तब मैंने थोड़ी-सी राइटिंग को छोड़ दिया था, थोड़ा-सा अपना काम भी छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं वापस ट्रैक पे आ चुकी हूँ और दोनों चीज़ों को, इनफैक्ट तीनों चीज़ों को मैं प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रही हूँ। वैसे आपके अकॉर्डिंग पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, लाइक फॉर अ वुमेन स्पेशली? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर पे भी टाइम देना ज़रूरी होता है, अपने करियर को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो उसके बीच में बैलेंस बनाना मतलब इट्स नॉट ईज़ी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरी ऐसी ना हो जिससे मैं मतलब इनजस्टिस करूँ। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं सब चीज़ों को उतना ही टाइम दूँ जितना उसके लिए ज़रूरी है।
जी मैम, बिल्कुल। इनफैक्ट बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी राइटिंग में भी बैलेंस बना रहेगा। आपसे मेरी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब ज्योति आपसे आगे के कुछ सवालात करें और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। हेलो, हाय, हाय, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एज़ यू ओके, कैन सी। सो मुझे ये जानना है कि आपकी स्टोरी जो है ना, वो सस्पेंस से भरी हुई रहती है, तो आप वो सस्पेंस अपनी स्टोरी पे कैसे क्रिएट करते हो? आप कहेंगे तो मतलब दिमाग में एक्चुअली में यही चलता रहता है कि मेरा फेवरेट जॉनर भी है सस्पेंस और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब एक मेन सस्पेंस तो आपकी स्टोरी में होना चाहिए जो आप एटलीस्ट एंड तक लेके जाएँ ताकि लोगों को आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहे। तो मतलब सस्पेंस मेरा फेवरेट जॉनर भी है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं हमेशा सस्पेंस बना के रखूँ अपनी स्टोरी में। तो मतलब दिमाग उसी में काम करता है मेरा। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको अलग-अलग जॉनर पे लिखना मोस्टली लाइक हॉरर, सस्पेंस एंड लव जॉनर पे लिखना पसंद है, तो आप इन तीनों को कंबाइन कैसे करते हो? लव के साथ में हॉरर कंबाइन नहीं करती एक्चुअली मैं। मतलब लव के साथ में मैं ऐड करती हूँ सस्पेंस और कॉमेडी। तो ये 3 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि मतलब मैं हॉरर के लिए भी कुछ ना कुछ लिखूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है, प्लॉट भी है दिमाग में, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। बट बहुत जल्दी मैं सिर्फ़ हॉरर के लिए भी एक स्टोरी लाने वाली हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे। सो जैसे कि आप एक वर्किंग वूमेन भी हैं एंड या फैमिली पे भी हैं, तो फिर फैमिली से सपोर्ट कितना मिलता है आपको राइटिंग के लिए या फिर अपने वर्क को पूरा करने के लिए? फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है और मेरी सिस्टर भी मुझे सपोर्ट करती है, मतलब मुझे पूरा सपोर्ट है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती फैमिली के लिए, तो वो लोग मेरे बाकी की जो मतलब शेयर ऑफ वर्किंग होती है, एक पर्सन के लिए वो लोग उसे टैकल कर लेते हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। इनफैक्ट अभी इस राइटर्स मीट के लिए भी उन लोगों को मेरे से ज़्यादा मतलब इंतज़ार था। तो सुबह से मेरे लिए इस तरह की विशेज़ आ रही थी कि ऑल द बेस्ट टाइप से। ओके, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैम मुझे आपसे ये जानना है कि मतलब अ, किसी भी राइटर के लिए रीडर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, बट आप अपनी राइटिंग जभी भी लिखते हो, चैप्टर अपलोड करने से पहले आप उसे खुद पढ़ती हैं, उसके बाद किसी और को पढ़ने के लिए बोलती हैं या सीधा डायरेक्टली अपलोड कर देती हैं? मैं एक्चुअल में क्या करती हूँ, मैंने अभी चैप्टर लिखा, लिखने के बाद मैं उसे दोबारा से पढ़ती हूँ। उसके बाद जब मैं अपना उस चैप्टर से अगला चैप्टर डालती हूँ, तो उससे पहले मैं अपना पिछला चैप्टर दोबारा से पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या लिखा था, उसके बाद मुझे स्टोरी को आगे किस तरह से लेके जाना है। तो मतलब ये मेरा खुद की प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो पहला रिव्यू मुझे मिलता है, वो मेरे रीडर से मिलता है और मैं इवन सारे के सारे कमेंट्स सब कुछ पढ़ती हूँ और जिस पे मुझे लगता है मुझे रिस्पॉन्ड देना चाहिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। ओके, सो रीडर्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं? वैसे तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, रखते हैं। मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंट। बट कुछ लोगों को तो इनफैक्ट मैं कभी-कभी नाम भी याद ऐसा रखती हूँ। हाँ, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो रीडर्स होते हैं, उनके कुछ-कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो हमको हमेशा याद रहते हैं। तो आप वो शेयर करेंगी हमारे साथ? हैं कमेंट्स कुछ इस तरह की, मतलब एक बार मैंने अपने उस पे क्वेश्चन पूछा था स्टोरी में, तो उसके आप बेस्ट राइटर हैं, आप ये मत सोचिए कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, हमें पता है आप क्या लिखते हैं, तो हमारे लिए आपकी राइटिंग बेस्ट है। और इस तरह के जो मेरे मतलब कमेंट्स होते हैं, मैं स्पेशली अपने जो मेरा इंस्टा का पेज है, मैं उसको भी शेयर करती हूँ, जो मुझे मतलब दिल को छू जाते हैं, तो उनको मैं मतलब बचा के रखती हूँ अपने लिए कि मुझे हमेशा याद रखना है इन चीज़ों को, मुझे इंस्पायर करती है वो चीज़ें। ओके, एंड लाइक आपने वो चैप्टर लिख लिया कि अब आगे आपको क्या चाहिए, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे जो रीडर्स होते हैं उनकी भी कुछ इच्छा होती है कि आप अपने राइटिंग पे ये चीज थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, लाइक कुछ चीजें ऐड करिए, तो अगर वो बोलते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली आप कभी कभी ये चीजें ऐड करते हो? डेफ़िनिटली करती हूँ। मैं अपने रीडर्स के जो व्यूज़ होते हैं ना, मैं उसे हमेशा कंसीडर करती हूँ। जो मुझे कमेंट्स आते हैं, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी जो है, मुझे जो कमेंट कर रही है, अगर वो मुझे रीज़नेबल लगता है, तो मैं उसमें चेंजेस भी करती हूँ। लेकिन जो मेन स्टोरी प्लॉट होता है, वो मैं कभी चेंज नहीं करती, मेन रहेगा वैसे ही। लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है ना, मैं उसपे कुछ चेंजेस कर लेती हूँ, अपने रीडर्स की मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि एक्चुअल में तो उन्हें वही लोग हैं जो मतलब स्टोरी भी पढ़ेंगे, उसके हिसाब से मुझे मतलब सजेशंस भी देंगे, तो कंसीडर करना बनता है। उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी आप लिखते हैं तो जैसे कि अभी आपने कहा कि कहीं न कहीं से लाइक किराए का प्यार जो है आपको इंस्पिरेशन कहीं से मिला था, तो वो आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? स्टोरीज पढ़ के मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिली थी।
इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, उसके बाद दिमाग में प्लॉट आता गया, फिर मैंने लिखना मतलब उसे कंटिन्यू कर लिया। तो मतलब जो मैं स्टोरी सुनती थी और उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मतलब वो डिज़ाइन हो जाती है उस हिसाब से। ओके, ठीक है। फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्चना से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे कुछ सवालात करें। थैंक यू। हाय अर्चना। हेलो मैम। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि आपकी पहली स्टोरी किराए का प्यार है। तो ये किराए का प्यार जो आपने सस्पेंस इसमें क्रिएट किया है कि एक डील के लिए लड़की को एक डील के लिए उसी लड़के के साथ में शादी करनी पड़ती है। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ आपके माइंड में? आप अगर मतलब सोचेंगे तो मतलब इस तरह के प्लॉट्स जो हैं मतलब काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। आप हाँ। मतलब समझ सकते हैं कि इंस्पायर होके मैंने पहली स्टोरी उसी से लिखी थी जो मैंने स्टोरी सुनी है। तो मतलब ये जनरल प्लॉट है कि मतलब एक लड़के और एक लड़की के बीच में कनेक्शन बनाना इस तरह का कि वो एक सस्पेंस भी रहेगा उनके बीच में लव लव का जो रिलेशन होगा वो मेंटेन रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रीडर्स वेट करेंगे कि आपकी स्टोरी का मतलब जो मेन सस्पेंस है वो कब खुलेगा। तो वो चीज़ है, उसको मैंने स्टार्टिंग से बना के रखा था और ये मतलब ऐसे इंस्पायर्ड स्टोरी है। मैं मतलब एक्चुअल मैं सोर्स नहीं बता सकती लेकिन मतलब बाकी की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी कुछ चेंजेस है स्टोरी में। एक्चुअली में मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा था बट व्हेन आई एम एडिटिंग तो ओके, आई नो। इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है अंदर से। सो आई लिटरली नीड टू रीड अगेन एंड अगेन। दैट इज एंड साइलेंट क्राई, साइलेंट लाइफ। तो इस स्टोरी का क्या है मेन, आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? क्योंकि इट्स लाइक कि लड़की एक एजेंट है। साइलेंट लाइफ का मुझे आइडिया मतलब सोचते हुए आया था वैसे तो कहूँगी। क्योंकि जब एक बार आप लिखना शुरू करते हो ना तो आपके दिमाग में नए-नए प्लॉट्स आते रहते हैं। तो या उस टाइम पे मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने उसी टाइम पे ना प्लॉट को राइट डाउन कर लिया कि मुझे इस पे स्टोरी लिखनी है। मेन प्लॉट तो यही था कि मतलब एक लड़की है, उसके मतलब फादर की जो डेथ है वो उस लड़के की कार से एक्सीडेंट में हो जाती है। उसके बाद वो लड़की मतलब अनाथ हो जाती है एक तरह से, क्योंकि उसका कोई आगे पीछे था नहीं। उसके बाद वो लड़का मतलब उसकी उसे सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती है कि उसकी उससे शादी हो जाती है। तो ये मतलब प्लॉट मेरे दिमाग में अपने आप पे डिजाइन हुआ था। बेस प्लॉट तो यही था, उसके बाद जो स्टोरी जैसे आगे बढ़ती रहती है उस हिसाब से मैं उसे डिजाइन करती रहती हूँ। और इनफैक्ट अगर मेरे दिमाग में कोई प्लॉट चल रहा होगा अभी भी तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मतलब ये चीजें चलती रहती है दिमाग में, खिचड़ी बनती रहती है दिमाग में। हाँ, यहाँ पे मतलब अ लॉट ऑफ प्लॉट्स जो है वो दिमाग में चलते रहते हैं, इसलिए नोट डाउन करके रखिए। राइट, नोट डाउन करना पड़ता है। या ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जानी प्लीज कंटिन्यू। जी मैम, तो जैसे आपने बताया कि आपके माइंड में बहुत सारे प्लॉट्स आते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, तो आप पहले उनको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर डायरेक्टली आप उनको नोट डाउन करते हैं? मैं अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसके बाद मैं उसे अपने लैपटॉप पे या किसी भी चीज़ पे वर्ड पे उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने भी डायरी बनानी शुरू की है, मैं उसमें भी अपनी सारी चीज़ें लिखना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपने कैरेक्टर्स डिज़ाइन कर लिया, आपकी स्टोरी में 10 कैरेक्टर है और उस 10 में से एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपको कम यूटिलाइज़ होता है, उसकी आपको कम ज़रूरत पड़ती है, तो आप ना एक टाइम पे उसका नाम भूल भी सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को जो भी मैं सोचती हूँ उसको नोट डाउन करके रखूँगी और अभी मैंने स्टार्ट कर लिया कि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। क्या आप हमें वो स्टोरी बताएंगे कि आपके साथ ये कब हुआ था, कैसे हुआ था? एक एक्चुअली मेरी स्टोरी है माय रूथलेस लवर जिसने अभी सस्पेंस डायरी का सेकंड स्टेज जीता था। उसमें एक कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर भी नहीं कह सकते उसको, मतलब वो न्यूट्रल कैरेक्टर है। उसका नाम था पारितोष और मैं उसके नाम में कंफ्यूज हो गई थी। मैंने उसका नाम चेंज करके विद्युत कर दिया था। इसके बाद मुझे रीडर से पता चला कि आपने उसका नाम गलत मेंशन कर दिया है, तब मैंने उस नाम को चेंज किया और उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस बना ली है कि मैं सारी चीजें नोट डाउन करके रखूँ। मैं नहीं चाहती ये चीजें दोबारा पॉइंट आउट की जाए। या तो मतलब जैसे आपने अभी बोला कि एक स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो हम भूल सकते हैं, तो हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। राइट। तो एक स्टोरी में एक टाइम पर कितने कैरेक्टर्स एटमोस्ट होने चाहिए? एक स्टोरी पे एक्चुअल में तो 2 मेन कैरेक्टर होते ही हैं हर स्टोरी के, 2 या 3 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। उसके अलावा अगर आपकी ऑनगोइंग स्टोरी में 2 या 3 स्टोरी चल रही है तो 6 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मेरी अभी एक स्टोरी है उसमें 6 कैरेक्टर्स चल रहे हैं एट अ टाइम। मतलब 3 पेयर हैं, तीनों पेयर्स की अलग-अलग स्टोरी चल रही है। तो वो 3 पेयर है, उसके अलावा उस स्टोरी में कम से कम 10 से 15 कैरेक्टर होंगे। तो वो मतलब मेन तो 2 होते हैं, 2 के अलावा अगर आप 2 की स्टोरी दिखा तो 4 हो सकते हैं, उसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। ओके। एंड जैसे आपकी 4 स्टोरीज चल रही हैं बिल्कुल डिफरेंट, एक टाइम पे 4 स्टोरीज चलाना
कैसे आप मैनेज करते हैं उसको? अभी And- रिसेंटली एक स्टोरी तो खत्म हो चुकी है जी और बाकी रही 3 स्टोरीज, तो मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक स्टोरी में दूसरे कैरेक्टर का नाम ना लिख दो। तो मतलब मैंने एक शेड्यूल बना रखा है अपने हिसाब से कि मैं मॉर्निंग में एक का चैप्टर मैं मॉर्निंग में डालती हूँ, 2 के चैप्टर्स मैं रात में डालती हूँ। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखा है, लेकिन ये मेरा रूटीन था। तो इस वजह से ना मेरे जो कैरेक्टर्स है या जो मेरी स्टोरी के प्लॉट्स है वो आपस में मिक्सअप नहीं होते। टाइम चेंज कर लेती हूँ उस हिसाब से। ओके, तो मतलब टाइम के हिसाब से भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से भी। राइट। ओके, तो आपकी जो स्टोरीज में डिफरेंट हमने स्टोरीज देखने को मिल रही है चारों नॉवेल्स में, तो आपका फेवरेट जॉनरा क्या है लिखने के लिए? फेवरेट तो मेरे लिए सस्पेंस और हॉरर है एक्चुअली। सस्पेंस तो अभी लेके चल रही हूँ, लेकिन हॉरर अभी बाकी है। हॉरर पे आप कब लेकर आने वाले हैं कुछ? बहुत जल्दी सोच रखा है कि जैसे ही मेरी नॉवेल्स खत्म होगी उसके बाद एक प्लॉट है मेरे पास, उसको मैं लिख रही हूँ, अभी मैं ऑफलाइन लिख रही हूँ उसको, और जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब इस कंडीशन में हो जाएगा मैं उसको ऑनलाइन कर सकूँ तो मैं उसको ऑनलाइन कर दूँगी। वो भी चल रहा है उस पर काम। वो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग सस्पेंस स्टोरी लिख रही हूँ मैं, दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है उसमें। कब तक आपकी ये स्टोरी आने वाली है? क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है और आई एम श्योर कि बाकी लोगों से भी नहीं हो रहा होगा। मैं कोशिश करूंगी, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मुझे एट अ टाइम एक ही स्टोरी लिखनी है। अभी मैं थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखी हूँ और अगर लगेगा तो 2 स्टोरी लिखूंगी। तो जैसे ये स्टोरीज कंप्लीट होंगी उसके बाद मैं वो स्टोरी स्टार्ट कर दूंगी। तब तक मैं उस पर काम कर रही हूँ। ओके, अच्छा, जो राइटिंग है और जो आपका एज अ करियर जो आपका फाइनेंस में आप हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा ये फाइनेंस वाला या सीए वाली चीज मेरे राइटिंग में कभी यूज हो पाए, या राइटिंग वाली चीज कभी उसमें यूज हो पाए, या फिर कभी होता है यूज होती है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ऑफिस का कल्चर देखते हैं, तो कई बार आप देखेंगे मेरी स्टोरीज में ना वो सब चीजें भी दिखाई रही हैं कि ऑफिस का कल्चर किस तरह से मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद जो देखती हूँ उस चीज को अपनी स्टोरी में भी डिजाइन कर लेती हूँ। तो दोनों चीजें कभी कभी कहीं कहीं पे ना मिक्स हो जाती है कि को रिलेट कर लेती है दूसरे से। ऑफिस में मैं कह सकती हूँ कि नहीं रिलेट होती मेरी स्टोरीज, लेकिन मेरी स्टोरीज में मेरा ऑफिस रिलेट हो जाता है। आपके ऑफिस में लोग पढ़ते हैं आपकी कहानियां? मुझे नहीं लगता, अभी फिलहाल किसी को मैंने आइडिया नहीं दिया इस चीज का, क्योंकि ये मतलब वो अलग प्रोफेशन हो गया, एक तरह से ये अलग प्रोफेशन हो गया, तो मैंने मिक्स नहीं किया अभी तक। लेकिन हाँ, मेरे घर पे और मेरे जो फैमिलीज है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो सब करते हैं। एंड उनको कैसी लगती है आपकी कहानी? अच्छी लगती है, अच्छे कमेंट्स आते हैं। जी ग्रेट। तो मैं चाहूंगी कि अब आगे की बातचीत के लिए मौली आपसे बातें करें। Hi. हाय। So welcome and I heard you and मुझे लगा कि मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अब तक मुझे ये लगता था कि कोई राइटर जो कोई एक जॉनर पसंद करता है, फॉर एग्जांपल रोमांस, वो काफ़ी अलग अलग जॉनर्स में नहीं लिख सकता। और मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप जब ये सोच रही है कि मेरा फेवरेट या फिर जहाँ पे आप कंफर्टेबल है वो सस्पेंस और हॉरर है, तो आपको क्या लगता है कि रोमांस और बाकी किसी जॉनर को अडेप्ट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है? अब एक्चुअल में जैसे आप कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप जब तक जियोगे नहीं उसके बारे में लिख नहीं सकते, या कहते हैं ना मर्डर नहीं करा तो आप मर्डर नहीं लिख सकते। उसी तरह से अगर मेरी रोमांटिकली लाइफ नहीं है तो उसके बाद में मैं रोमांस जो मेरा जॉनर है मैं काफी अच्छे से लिख लेती हूँ, मुझे काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं। इसके साथ साथ सस्पेंस को लिखना मेरा फेवरेट मतलब टॉपिक है, मैं सस्पेंस हमेशा बना के रखती हूँ। और ये दोनों जॉनर्स को मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको पता ही है उसके ऊपर क्या कमेंट्स आते होंगे। तो मतलब ये चीज इतनी मुश्किल नहीं रही मेरे लिए, और इनफैक्ट मैं इसे आगे भी कैरी करूंगी, लव प्लस सस्पेंस प्लस कॉमेडी। ग्रेट। मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि एक राइटर के लिए ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से मतलब मेरी इमेजिनेशन तो काफी स्ट्रांग थी, मतलब इमेजिन करना चीजों को, अगर मेरे सामने कोई चीज डिस्क्राइब करी जा रही तो मैं उसे इमेजिन कर लेती हूँ। इवन अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे सामने कोई सीन बताया जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है मैं उसे इमेजिन कर लेती हूँ। तो इमेजिनेशन तो स्टार्टिंग से स्ट्रांग थी। राइटिंग की बात अगर मैं करती हूँ तो मेरी राइटिंग्स कभी ऐसी नहीं थी कि मैंने कुछ लिखा हो या मैं कुछ लिखने की शौकीन रही हूँ कभी। ये मेरे लिए मतलब पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी इमेजिनेशन में उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। तो आप देख सकते हो मेरी इमेजिनेशन के ऊपर जो मेरी स्टोरीज बनती है तो अभी भी दिमाग में चलता रहता है। इनफैक्ट क्या होता है, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते आप बाहर के जो सीन्स होते हैं वो देख रहे हो, तो उसके बाद भी आपका दिमाग उसी चीज में चल रहा होता है। तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, मेरा दिमाग हमेशा ओवरवर्क कर रहा होता है। इनफैक्ट मैं रात को सोने से पहले भी ये चीज सोचती रहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ओके, ग्रेट।
आई मीन जितना मैं समझ पा रही हूँ उसके हिसाब से आप आई गेस 24/7 आपका दिमाग हर एक चीज को प्रोसेस करते हुए उसको स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश करता है। राइट। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि आप जब भी अपनी कहानी लिखने बैठते हैं तो उससे पहले, लिखने से थोड़े टाइम पहले, कि आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं? आई मीन ये सोच के रखते होंगे कि आज मुझे ये इवेंट्स कवर करने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेरा इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो थोड़ा टेंशन वाला था, हो सकता है कि मेरे रीडर्स ये सोच रहे हो कि आप ये भी तो देख रहे होंगे ना कि मेरे रीडर्स क्या सोचेंगे, उनके लिए राइट। माहौल, क्योंकि हम इतना जुड़ जाते हैं कहानियों के साथ कि हम खुद फील करने लगते हैं कि हम उस सिचुएशन में हैं। तो आप उस सीरियसनेस को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने राइटर्स के लिए क्या कुछ करते हैं, कुछ अपने प्लॉट में थोड़ा ऊपर नीचे, या फिर कोई लाइट माहौल क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल करती हूँ। अब मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स पढ़ने पे मुझे ना रीडर्स की टेंशन, किसी चीज़ को लेकर उनको टेंशन हो रही है कि आपने ये चीज़ ऐसे क्यों कर दी, इसको थोड़ा लाइट करो, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको थोड़ा चेंज करो। तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में रहती हैं। मैं अगला चैप्टर लिखती हूँ, पहले पिछले वाले को पढ़ती हूँ। फिर मुझे लगता है कि स्टोरी में ऐसा क्या चेंज किया जाए कि अगर पहले वाले पार्ट में टेंशन थी तो अगले वाले पार्ट में वो टेंशन दिखाई ना दे। तो रीडर्स का थोड़ा-सा माइंड उस चीज़ को पढ़ के रिलैक्स हो, क्योंकि हर कोई ना ये स्टोरी जो पढ़ता है वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पढ़ता है। तो यही सोच के मैं लिखती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि बैलेंस बनाने के लिए कभी आप अच्छा दिखा रहे हो तो आपको बुरा भी दिखाना पड़ता है। तो वो चीज़ों का बैलेंस बनाना मैं समझ चुकी हूँ कैसे करना है, तो उसमें भी दिमाग चलता रहता है पूरी तरह से। Wow, that's great. I think that's what make a person a very good and successful writer, मेरे हिसाब से. So now मैं चाहूंगी कि रघुवीर आपसे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि मेरी तरह उनके दिमाग में भी अभी बहुत सारे खिचड़ी वाले सवाल पक रहे होंगे. So over to you, रघुवीर. मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस हाय रघुवीर। जैसे कि मैंने अभी आपकी सबकी बातें सुनी ऐसे करके, तो आप 4 नोवेल लिख रहे थे, तो जो आप टाइटल चूज करते हो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, कॉमन है, वो लव के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे किराए का प्यार और ऐसे करके। हाँ, तो ये मतलब ऐसा मेरा जो बेस प्लॉट ही है वो रोमांस प्लस सस्पेंस है, तो मतलब दोनों चीज़ों के हिसाब से डिज़ाइन करके प्लॉट मतलब स्टोरी के नाम सोचने पड़ते हैं और थोड़ा यूनिक होने चाहिए। तो इसी वजह से ना मैं इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। तो किराए का प्यार मतलब ऐसे ही सिर्फ किराए का प्यार ही क्यों? मतलब कुछ और भी हम रख सकते हैं, लेकिन किराए का प्यार बहुत यूनिक लगता है, बहुत अलग लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बस मैं ये जानना लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए कि लोगों को लगे कि मतलब इसे पढ़ना है, नाम पढ़ के लगे कि इसको पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आप 4 कहानी लिखती हैं, तो ऐसा होता है ना कि कई बार हम एक कहानी लिखते हैं तो उसी के प्लॉट हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, या 2 कहानी लिखते हैं तो उसके, तो 4 कैसे मैनेज करते हो आप? ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। 4 किस कहानियों तरीके को, जैसे पहले तो मैं एक टाइम पे की कहानी लिख रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। पहली कहानी मेरी किराए का प्यार खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो 3 स्टोरीज़ हैं, जो अभी ऑनगोइंग हैं, उसके लिए मैंने पहले से प्लॉट सब लिखा हुआ है। मैं सिर्फ़ उसको डिज़ाइन करती हूँ। डिज़ाइन करने के लिए मैं उन 3 स्टोरीज़ के बीच में स्पेस देती हूँ, ताकि मुझे ये ना रहे कि मैंने एक स्टोरी को दूसरे के साथ मिक्स अप कर लिया। तो उन तीनों के बीच में मैं स्पेस बना के रखती हूँ। तीनों को एट अ टाइम बैठ के नहीं लिखती, या फिर मैंने आधा एक का चैप्टर लिखा फिर आधा दूसरे का लिखा, ऐसा नहीं करती मैं। मैंने एक को पूरा किया, मैंने उसे पब्लिश किया, उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर लिखना शुरू करती हूँ सेकंड स्टोरी का। तो इसलिए कभी मिक्स अप नहीं हो पाता। ये अच्छा। तो मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे लिखना चाहे तो वो लिख सकता है एक साथ 3-4 किताबें? डेफिनिटली लिख सकता है। अगर वो सॉर्टेड होके लिखेगा तो बिल्कुल लिख सकता है। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस मुझे भी पूछने थे। एंड हाय रिमा जी, आपसे हाय बात दर्शन। करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं लोग। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी अपनी स्टोरी आगे लिखनी चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो बेसिक हमारे जो नए राइटर्स होते हैं वो फेस करते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जैसे आप भी हैं, और कुछ होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डेली जो अपलोड करने होते हैं चैप्टर वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? मैं मैनेज इस तरह से करती हूँ कि मेरा जो ऑफिशियल टाइम होता है, मैंने पहले बताया था कि ऑफिशियल टाइम बिल्कुल ऑफिशियल होता है। उसके बाद का जो सारा टाइम होता है, मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हूँ ऑफिस से, शाम को ऑफिस से घर आने के बाद। उसके बाद जो सारा टाइम होता है वो मेरा पर्सनल होता है, जिसमें अपनी हॉबीज को और अपने आप को टाइम देती हूँ। मैं मिक्सअप नहीं करती। अब जैसे जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनको स्टडी भी करनी होती है और उनको अपना, अगर ये राइटिंग में है तो राइटिंग भी करनी होती है। तो उसके लिए भी ना उनको एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए, या फिर एक मतलब टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, किस टाइम पे उनको किस चीज़ को टाइम देना है।
और ना वो टाइम इधर मिक्स करे ना वो टाइम उधर मिक्स करे, तो वो डेडिकेशन के साथ करेंगे तो उसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से तो। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है और सही बात है। अगर ये मीट जो भी राइटर देखेंगे उनको सही बात है बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेगी। और मैं भी सजेस्ट करने वाली हूँ जितने भी राइटर ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो जरूर आकर के आपकी मीट देखें और जिससे वो बहुत सारा इंस्पिरेशन उनको मिले। और मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर स्टोरी लिख रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि अब मुझे आगे क्या लिखना है, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक भी बोलते हैं। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज को? कुछ अलग करते हो या फिर क्या करते हो? ब्लॉकिंग मेरे माइंड में भी आती है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरा प्लॉट ब्लॉक हो जाता है कि उसके आगे मैं क्या लिखूं। एक तो होता है कि मेरे को सस्पेंस खोलना नहीं है अभी, और दूसरा होता है कि मतलब स्टोरी को भी आगे बढ़ाना है ताकि इंटरेस्ट रहे लोगों के बीच में। तो उस टाइम पे मैं जो करती हूँ, मैं नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती हूँ, उस कैरेक्टर को उस हिसाब से स्टोरी में ऐड करती हूँ जो लोगों को इंटरेस्ट है। तो मतलब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना या फिर स्टोरी में कुछ ऐसा चेंज करना जो लोगों को शॉकिंग लगे, तो ये चीजें मैं ऐड करती रहती हूँ। उस हिसाब से मेरी स्टोरी कभी बोरिंग मतलब मुझे नहीं लगती, बाकी पढ़ने वाले बताएंगे बोरिंग है कि नहीं है। नहीं, अगर बोरिंग होती है आपकी स्टोरी तो मिलियंस में व्यूज नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है आपकी स्टोरी। वही चीज जानना था आपको, वो जो आपका नुस्खा है, आप कौन सा नुस्खा यूज करते हो वो हमें भी बताएं आप और हमारे राइटर्स को भी आप बताएं कि जैसे आप कैसे इंटरेस्ट कैसे लेकर के आते हो अपने एक चैप्टर से कि हमारा जो हमारे रीडर है वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाए या दूसरे से तीसरे में जाए, वो कंटिन्यू कैसे रहे, ये आप कैसे लेकर के आते हो, इंटरेस्ट आप कैसे जगाते हो? जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअल में जब भी मेरे चैप्टर क्लोज़ होते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चैप्टर क्लोज़ ही मेरा सस्पेंस के साथ होता है। क्योंकि अगर आप सस्पेंस के साथ क्लोज़ नहीं करेंगे चैप्टर को कि आगे जानने के लिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो बंदा अगले चैप्टर पे नहीं जाएगा। तो उस चैप्टर को अगर आप सस्पेंस के साथ क्लोज़ करेंगे ताकि बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी रहे कि मुझे अगला चैप्टर भी पढ़ना है, तो ये चीज़ बना के रखनी ज़रूरी होती है हर चैप्टर के अंदर। तो ये मेंटेन करना होता है, दैट्स इट। हाँ जी। और मेरा एक सवाल और था आपसे कि जैसे जो नए राइटर्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनको चाहिए, उनको मन में आता है कि पढ़ते पढ़ते भी मन में आता है लोगों कि हाँ मुझे भी लिखना चाहिए या मैं भी लिख सकता हूँ या सकती हूँ। तो वो प्लॉट सोच लेते हैं कि हमें क्या लिखना है, बट वो आगे ना प्लॉट डिजाइन नहीं कर पाते। तो आप ये कैसे मैनेज करते हो? आप प्लॉट कैसे डिजाइन करते हो या फिर क्या सोचते हो, वो आप अगर बता। मेरी जो स्टोरीज होती है उसका एक बेस प्लॉट होता है हमेशा। तो मुझे पूरी स्टोरी का जो एक बेस प्लॉट है जो मतलब एंड तक कंटिन्यू करना है। उसके अलावा एक मैं जो हर उसके लिए सस्पेंस थोड़े पीरियड के लिए सस्पेंस बना के रखती हूँ, जो छोटे मोटे सस्पेंस होते हैं स्टोरी में जो थोड़े थोड़े टाइम पे खुलते रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा उसमें मतलब हँसी-मज़ाक होना चाहिए, थोड़ी-सी कॉमेडी होनी चाहिए, और जॉनर जैसे आपको पता है कि मेरा लव, रोमांटिक और उस टाइप का मतलब सस्पेंस टाइप का वो है, तो उसको बना के रखना ज़रूरी होता है। तो मतलब 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका प्लॉट जो स्ट्रॉन्ग हो, जो हमेशा मतलब एक उस पे डिज़ाइन रहे कि आपको ये प्लॉट एंड तक लेके जाना है। प्लस आपके छोटे-मोटे सस्पेंस होते हैं वो आप उसमें क्रिएट करो, आपकी जो कॉमेडी होती है वो आप उसमें क्रिएट करो, जो रीडर्स को पसंद आए पढ़ने में, थोड़ा अलग होना चाहिए। और एक रोमांटिक प्लॉट होते हैं, तो ये चीज़ अगर आप डिज़ाइन करके चलेंगे, बीच-बीच में इनोवेशंस करने होते हैं। आपने नए कैरेक्टर डाले, नए कैरेक्टर का आप जो नेचर है, और सबसे बड़ी बात अगर आपको फीडबैक आ रहे हैं कि आपको इस कैरेक्टर में ये चेंजेस करने हैं, और अगर आपको उससे मतलब एग्री हो, आपकी वो कैरेक्टर में चेंजेस की ज़रूरत है, तो आपको कर भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं मेंटेन करके चलती हूँ तो मतलब स्टोरी इज़ गोइंग गुड। ओके, थैंक यू सो मच रीमा जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरे पास। जो आपकी स्टोरी थी जिसने अभी फर्स्ट प्राइज जीता है, माय रूटलेस लवर, उसका प्लॉट आपने कैसे सोचा था? क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी स्टोरी है और अभी जाकर के उसने सेकंड स्टेज में फर्स्ट प्राइज भी जीता है। तो मैं वही जानना चाह रही थी, आप कैसे उसको आपने सोचा, प्लॉट कैसे डिजाइन किया और उसके बारे में आपको ये दिमाग में आया कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइटल ही बहुत यूनिक है, लोगों को पसंद आएगा, वो देख के अट्रैक्ट होंगे। और इसका आपने प्लॉट कैसे सोचा? प्लॉट मतलब जैसे आपका वो सस्पेंस डायरी का ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ था, तभी मैंने सोचा था कि मैं एक सस्पेंस नॉवल लिखूंगी। इनफैक्ट पहले भी सोचा था कि इस तरह की कोई नॉवल लिखूंगी, लेकिन वो रिवेंज स्टोरी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। वो मैंने उसी टाइम पे सोच के प्लॉट नोट डाउन किया और उसके बाद मैंने उसे डिजाइन किया। और आप कह रहे थे ना कि आपने कहाँ सोचा, तो मतलब थॉट्स चलती रहती है दिमाग में, प्लॉट्स बनते रहते हैं, खिचड़ी बनती रहती है, और उसको फिर मैं मतलब डिजाइन कर देती हूँ प्लॉट के हिसाब से। तो मतलब काफ़ी अच्छी, मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छी लगती है वो स्टोरी। मैं खूब मतलब एन्जॉय, लेके मैं अपने चैप्टर्स भी खुद पढ़ती हूँ, तो रीडर्स को भी काफ़ी पसंद आती है।
ओके, थैंक यू सो मच रीमा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे। अब मैं ओवर टू यू लकी, अब मैं चाहूँगी कि लकी कुछ क्वेश्चंस जो भी हमके पास वो पूछे। थैंक यू सो मच। Yeah, hi ma'am. First of all, I want to say congratulations. आपकी इतनी अच्छी परफॉर्म करी है सारी स्टोरी एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। मेरे सारे मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ ही चुके हैं। मैं सबसे आखिरी में आया हूँ तो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। बस मेरे को बस एक ही सवाल जानना था फिर से। आकांक्षा ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट द राइटर्स ब्लॉक। हम लोगों के साथ बहुत ऐसी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। और मेरे साथ ऐसा होता है तो आई फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि अभी क्या करूं। दूसरों को मैं कहता हूँ कि यार कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिख पा रहा। तो व्हाट यू डू दैट टाइम? आई फील लाइक कि चलो मेडिटेशन कर लेता हूँ या फिर मैं पार्क में जाके बैठ जाता हूँ, खुले खुले में जाके थोड़ा हवा ले लेता हूँ तो मे बी शायद कुछ दिमाग खुल जाए। तो यू डू द सेम लाइक अबाउट द मेंटल हेल्थ के पर्पस से अगर मैं कहूँ तो किस तरह की चीजें आपकी वो आती हैं? मतलब मैं सच तो कुछ नहीं करती, मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करती। बट ये है कि जैसे आपने कहा ना कि ब्लॉक हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार मेरी स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि मैं ब्लॉक हो जाती हूँ कि आगे क्या लिखूँ? और फिर उसके बाद रीडर्स के भी अगर कोई इस तरह का कमेंट आ जाए कि आपकी स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो गई है, तो उस टाइम के लिए मैंने बोला था ना कैरेक्टर एडिशन करती हूँ, कोई कैरेक्टर ऐड कर दिया या फिर मतलब कुछ स्टोरी में ऐसा शॉक डाल दो कि लोग उसके लिए मतलब जानने के लिए आगे हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। तो उस तरह के शौक दे देती हूँ मैं या फिर मतलब स्टोरी में कैरेक्टर्स ऐड कर देती हूँ। ये मेरा मेन वो रहता है कि मैं स्टोरी को बोर ना होने दूँ। ओके, सो यू डोंट फील लाइक कि चलो अभी ब्लॉक हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब मेरा जो चल रहा है उसे मैं कंटिन्यू करती हूँ, राइट? कंटिन्यू करती हूँ और चेंजेस भी कर देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बोरिंग हो रही है, तो थोड़ा-सा उसमें तड़का डाल देती हूँ, मतलब तड़का कह सकते हो नाइस, आप। नाइस। एंड आई जस्ट वांट टू वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि आपने सबसे फर्स्ट टाइम पहली दफा कब सोचा था कि मुझे ये राइटिंग करनी है? आपका प्रोफेशन ऑब्वियसली अलग है। सबसे फर्स्ट टाइम आपने कब लिखना शुरू करा था और आपने डिसाइड करा था कि नहीं मुझे स्टोरीज भी लिखनी है, ऑब्वियसली आगे इसमें कंटिन्यू करना है? मैंने जुलाई लास्ट ईयर से लिखना स्टार्ट किया था और मैंने पॉकेट एफएम पे सुनना शुरू किया था। उसके बाद ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। मैंने कभी लिखने की सोची भी नहीं थी और जब मैंने सर्च किया कि मैं भी लिख सकती हूँ, तो मैंने अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट कर दी और मतलब आपको पता है कि पहली स्टोरी की जो वो 2.3 मिलियन अभी क्रॉस हो चुके हैं। उसके बाद मुझे और इंस्पिरेशन मिली कि मैं आगे और लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आगे और कंटिन्यू किया। आपको पता ही है मैं अभी लिखती जा रही हूँ। या लाइक लॉकडाउन ने सबका वो चेंज कर दिया, चलो घर हाँ, बैठे राइट। ओके। करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली आई ओवर टू मॉली, शायद उनको कुछ पूछना हो तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड Yes, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। thank you so much, Lucky. I thought you read my face. I really wanted to ask few question. मुझे दो सवाल अभी मेरे दिमाग में है जो मुझे पूछने हैं और शायद और ज्यादा सवाल आएंगे। पहले मैं अपने सवाल के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं कोर राइटिंग के आसपास के सवाल बहुत पूछती हूँ राइटर्स से। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, मैं एक अच्छी रीडर भी हूँ क्योंकि एक अच्छा राइटर एक अच्छा रीडर होना जरूरी है। सो मैं कभी कभी कुछ नॉवेल पढ़ती हूँ तो उसमें मैं एक चीज बहुत अच्छे से मार्क करती हूँ कि उनके जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक तरह का विपरीतपन होता है, उनके सिमिलैरिटीज बहुत कम होती है, उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी अलग होती है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस कि कितना जरूरी है ये दो मेन कैरेक्टर के लिए एक दूसरे से ऑपोजिट होना, और इसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंस है सब कैरेक्टर्स का एक स्टोरी में होना? अपोजिट अट्रैक्ट, तो ये सिंपल सी बात है, सबको पता ही है। तो जब तक मतलब दोनों के बीच में मतलब दोनों की जो बेस लाइन है वो अलग अलग नहीं होगी, एक थोड़ा हार्ड है एक थोड़ा सॉफ्ट है, तब तक मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो मतलब बेस समझ लो कि आप दोनों का अपोजिट अट्रैक्ट होता है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा सब कैरेक्टर्स बोले ना, अपने सब कैरेक्टर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोर्टिव कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो आप स्टोरी में ना जो मतलब इंटरेस्ट होता है वो नहीं बना पाएंगे। आप लव स्टोरी दिखाते रहेंगे वो चलती रहेगी, लेकिन एक टाइम पे आके ना बंदा बोर हो जाएगा। तो उस लव स्टोरी के बीच बीच में बाकी चीजें डालने के लिए कि आपने और आपने कोई सस्पेंस के साथ साथ आपने अगर कुछ आपने कोई एक्सीडेंट दिखा दिया, आपने कोई इस तरह की चीज दिखा दी, तो वो सब चीजें भी उसमें मतलब चलती रहनी चाहिए स्टोरी में, जो लगे लोगों को कि इंटरेस्ट है। और खाली अगर लव चलता रहेगा तो लव आप मुझे नहीं लगता 10-20 चैप्टर से ज्यादा आप दिखा सकते हैं, तो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। इसलिए सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट।
ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर था, क्योंकि एक्चुअली मैं जो जानना चाहती थी वो मुझे इस जवाब में जानने के लिए मिल गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है अराउंड पॉकेट नॉवेल। आप बहुत टाइम से लिख रहे हैं, 1 साल तक हो चुका है, और कई बार ऐसा होता है कि एक राइटर को सिर्फ फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे प्रोफेशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे वो कुछ इंस्टेंसेस जानना चाहती हूँ जहाँ पे आपको लगा, आपके हिसाब से, कि पॉकेट नॉवेल ने प्रोफेशनली आपको सपोर्ट किया हो। ऐसे कोई प्रोफेशनली इंस्टेंस? हाँ यस। जी, बिल्कुल। मतलब पॉकेट से मैंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट करूँगी कि मैं जब भी कोशिश करती हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह का कोई इश्यू आ रहा है, तो मैं टीम से जब कॉन्टैक्ट करती हूँ तो मुझे उनसे रिस्पॉन्स मिलता है। इनफैक्ट मैं जो मेरे साथ की राइटर्स हैं, जो भी मुझसे मतलब क्वेश्चन वगैरह करती हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मतलब अगर आपने किसी एक पर्सन को कॉन्टैक्ट किया है, तो वो पर्सन ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, लेकिन वो आपको डाइवर्ट कर देगा कि आप मेरी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे नहीं, लेकिन इससे ले सकते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट मुझे हमेशा मिला है, मुझे इस तरह की कोई इश्यू नहीं रहा है। तभी मैं मतलब आगे स्टोरीज़ लिख रही हूँ, मैं इस पे कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है पॉकेट पॉकेट नॉवेल। थैंक यू सो मच। अभी तक ये 2 क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे मैंने पूछ लिए। अगर आता है तो आई विल रियली गोइंग टू आस्क यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अंकिता, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि जो यंग राइटर्स हैं, जो अपकमिंग राइटर्स हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेश, हुँ। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिकॉज़ वो अभी मतलब कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? तो आप अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगे। हाँ जी। एक्चुअल में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मतलब मैं भी न्यूबी थी, जैसे सबको पता है न्यूबी थी, अभी अभी भी न्यूबी हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। कुछ चीज़ें अभी भी पॉकेट पे काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो वो मेरे लिए भी नई है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, आपका जो पोर्टल है, उसपे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से लिखना है। तो मतलब पूरी तरह से गाइडेंस है वहाँ पे। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती थी कि मुझे थोड़ा-सा मतलब लिखने में प्योरिटी नहीं होती, मेरे फॉर्मेट में प्योरिटी नहीं थी। वो धीरे-धीरे आई है। मैं उसमें चेंजेस करती हूँ, लिखते-लिखते सीखती हूँ, मैं बाकी स्टोरीज़ भी पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले कि बाकी लोग कैसे लिखते हैं। तो इंस्पायर करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप बाकी लोगों की स्टोरीज़ भी पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि वो लोग किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मेट उनका भी देखें वो किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद अपने पे तो ध्यान देना ही देना है। तो मतलब स्टार्टिंग काफ़ी मतलब अच्छी रही मेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी लिखने में, और अगर कोई मुझसे पूछता भी है, तो मैं उसे पूरी तरह से गाइड करती हूँ किस तरह से लिखना स्टार्ट करना है। इवन मैंने लिंक भी शेयर किए हैं, कई लोगों के मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं वो पोर्टल का लिंक हमेशा शेयर करती हूँ कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो, गाइडेंस आपको पोर्टल पे जाके मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मतलब जैसे अगर नए राइटर्स चाहें लिखना, तो कुछ न्यू टेक्निक हो, जैसे कई बार होता है ना कि वो कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हैं या कुछ अपनी बातें कैसे कहना चाहते हैं। मतलब न्यू टेक्निक जैसे मैं ये नॉर्मली पूछ रहा हूँ, कुछ नया ऐसा है जो मतलब बता सकते हैं न्यू नए तरीके टेक्निक से? हाँ। न्यू टेक्निक का मतलब एक सिंपल फॉर्मेट होता है, वहाँ पे तो काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है लिखने का। तो हिंदी राइटिंग में तो मतलब सिंपल तरीका ये है कि आप किसी डायलॉग को अगर लिखते हैं, तो आप उसको इस तरह से लिखें कि कोई डायलॉग अलग नज़र आए और जिसने वो चीज़ कही है वो अलग नज़र आए। वो चीज़ें मिक्स अप ना हो, तो उसके बीच में एक गैप हमेशा मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया था कि मतलब आपका एक पहरा खत्म होता है, उसके बाद आप अगला पहरा स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में गैप देते हैं, तो वो चीज़ भी आप हमेशा मेंटेन करें। और एंड में आप एक सस्पेंस हमेशा लिखें ताकि वो अगला बंदा अगले चैप्टर पे ज़रूर जाए, जो आपका ये चैप्टर पढ़ रहा है वो अगला चैप्टर ज़रूर पढ़े। इनफैक्ट अगर आप अगला चैप्टर लिख रहे हैं, तो जो मैं करती हूँ, मैं खुद अपना चैप्टर पिछला पढ़ती हूँ, तब मैं अगले चैप्टर पे जाती हूँ, ताकि आपसे कोई भी राइटिंग की इस तरह की मिस्टेक ना हो कि आपने पिछले उसमें कोई आपने इंसिडेंट दिखाया और उस इंसिडेंट के रिलेटेड आप अगले उसमें स्टोरी ना लिख पाओ, उसको आपने बीच में छोड़ दिया। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए तो आप हमेशा अपनी स्टोरी को पढ़ो, फिर उसके बाद आप आगे उसे कंटिन्यू करो। मैं तो यही करती हूँ। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट माइंड, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। हम बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ, और कुछ-कुछ नॉवेल में ऐसा होता है, एक पोर्शन आता है जहाँ मुझे लगता है कि वो नॉवेल खींची जा रही है, या फिर कोई एक पोर्शन है जो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है एज़ अ रीडर। मैं भी अपने कमेंट्स देना बहुत समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है एज़ अ रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो आपके रीडर्स ने, अगर आपसे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आपके रीडर ने आपसे ये रीच आउट करके कहा हो कि मैम लगता है कि ये थोड़ा खिंच रहा है या फिर ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ योर रीडर क्या आप अपने उस इमीडिएट जो प्लॉट है उसमें कोई चेंजेस करते हैं? और अगर करते हैं तो वो तो बहुत सडन चीज है, उसको करने के लिए आपको उसे एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, तो वो सब चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, मैं अपने सारे रीडर्स के जो कमेंट्स आते हैं उसे कंसीडर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को कमेंट आता है कि आपकी ये स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो गई या खिंच रही है, जैसा आपने कहा कि आता है, एक्चुअली मुझे भी आते हैं। तो उस टाइम पे मैं मतलब फ्लिप करती हूँ अपनी स्टोरी को थोड़ा-सा, कि मतलब अगर मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं चल रही है तो उसे चेंज कर दूँ। तो अभी रिसेंटली मेरी एक स्टोरी में हुआ भी था। उसके बाद मैंने एक कपल ऐड किया, वो थोड़ा कॉमिक कपल है, तो मतलब वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो इस तरह के चेंजेस मैं कर देती हूँ अपनी स्टोरी में। अब लोगों को क्या है कि मतलब वो कैरेक्टर तो है ही है पसंद, जो मेन कैरेक्टर है, उसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टर है उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है। तो इस तरह के चेंजेस मैं करती रहती हूँ अपनी स्टोरी में। ओके, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था इसके रिलेटेड कि बहुत इमीडिएट होता है ये चीज, मतलब आज में आपने कोई एपिसोड या कोई चैप्टर अपलोड किया, आज या कल में आपको ये रिप्लाई मिल गया अपने रीडर से कि मैम ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो वो इमीडिएट टाइम में वो इतना चेंज करना, उसका आप पे इफेक्ट एज अ राइटर क्या पड़ता है? ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होगा कि कैसे करे, मैंने ये सोच के रखा था लेकिन अब ये नहीं चलेगा, कुछ और करना है, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती है? मैं इमीडिएट प्लॉट में चेंजेस कर देती हूँ, लेकिन मुझे सच में उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कई बार मुझे एक दिन का गैप भी लेना पड़ता है कि मैं सोचूं मैं आगे क्या लिख सकती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं चेंजेस करती हूँ तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ, उसी हिसाब से मैं आगे की स्टोरी को डिजाइन कर लेती हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया इस तरह का तो उसकी आगे की पूरी स्टोरी मेरी चेंज हो जाएगी। तो मतलब वो चीजें हो जाती है मेरे साथ भी, मैं लिख के रखती हूँ हमेशा और उसी हिसाब से चेंजेस कर देती हूँ। पर थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, टाइम बाय कर लेती हूँ, क्योंकि इमीडिएटली आप नहीं लिख सकते इस तरह की कोई चीज कि आपने सोचा कुछ और है, आपको लिखना कुछ और पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम बाय करके मैं लिखती हूँ उसके ऊपर भी। So that's what it from my side. The story must go on. I guess यही आपका एक मंत्र है कि story Right. must go on. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन का गैप लेके उसको सही कर दूंगी, बट मैं करूंगी सही. And hats off to that spirit. हाय मैम, Right. मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे दोबारा से बात करने आ गई। हम्म। तो जैसे कि अभी नॉवेल से रिलेटेड काफी सारी बातें हो रही हैं और आपकी 4 नॉवेल्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी अपनी खुद की लिखी हुई आपकी कौन सी फेवरेट नॉवेल है और क्यों? फेवरेट एक्चुअल में अब आप किसी अगर माँ से पूछेंगे उसका कौन सा बच्चा फेवरेट है तो थोड़ा मतलब मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। बट मेरे लिए मेरी फेवरेट नॉवल फर्स्ट साइलेंट लाइज मेरी फेवरेट है और सेकंड मेरी माय रूथलेस लवर मेरी फेवरेट है। मैं दोनों चीज़ों को पढ़ती भी हूँ Okay. और मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। बाकी चीज़ों के लिए भी सेम है मेरे दिमाग में थॉट, लेकिन जो आप पर्सनल फेवरेट कह सकते हैं, कैरेक्टर से जुड़ाव कह सकते हैं, या फिर मतलब दिमाग में आपका जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपका दिमाग चलता रहता है, तो ये 2 स्टोरीज मेरे लिए बहुत फेवरेट है। ओके, और साइलेंट लाइफ जैसे आपकी फेवरेट नॉवेल है, तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे फेवरेट है जिससे आप मिलना चाहते हो? सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरे लिए मेन कैरेक्टर ही है वैसे तो मतलब मेल फीमेल कैरेक्टर जो दोनों है मेरे दोनों ही फेवरेट है। अनय और श्री नाम है दोनों का, वो दोनों कैरेक्टर मेरे फेवरेट है। ओके, और अगर आपको उनसे मिलने का चांस मिलता है तो आप उनसे एक क्या एडवाइस होगी जो आप उन दोनों को देंगे? मतलब मैं चाहूंगी वो दोनों साथ हो जाए, मैं यही बोलूंगी और क्या बोल सकती हूँ जैसे मेरी स्टोरी में है। ओके, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आप उनको गाजियाबाद में कहाँ घुमाना चाहेंगे और उनको क्या खिलाना चाहेंगे? जिस जगह मैं रहती हूँ एक्चुअली में यही जगह काफी अच्छी है घूमने के लिए। इंदिरापुरम मतलब लोकेलिटी है, काफी ज्यादा पॉश लोकेलिटी है ये। तो यहाँ पे मैं मतलब हैबिटेट है, यहाँ पे एक हैबिटेट में मैं उनको मतलब वहाँ का रेस्टोरेंट का अच्छा खाना खिलाऊंगी। अभी मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि उनको क्या खाना पसंद है अपनी पसंद में उनको नहीं थोपूंगी। मतलब यही मेरा रहेगा कि मैं उनको यहीं घुमाऊंगी अपनी लोकेलिटी में। ओके, एंड मैम आपको लिखने के अलावा और क्या क्या पसंद है? आपकी क्या हॉबीज है? आप अपने पर्सनल लाइफ में लिखने के अलावा, काम के अलावा और क्या करते हैं? लिखने के अलावा बचपन से तो मेरी जो चीज़ थी, मेरे को ना ड्राइंग बहुत अच्छी थी मेरी,
और स्कल्पचरिंग वगैरह मैं करती थी, लेकिन वो धीरे-धीरे टाइम नहीं मिला मुझे इसके साथ में, ऑफ़िस के साथ में, तो वो धीरे-धीरे खत्म हो गया। लेकिन मेरी जो हॉबी थी वो ड्राइंग थी। मतलब काफ़ी अच्छी मेरी आर्ट थी, अब वो साइडलाइन हो चुकी है। बट अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा भाई है, वो आर्टिस्ट है, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे बोलता भी है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस वज़ह से मैं नहीं कर पाती, लेकिन बहुत इच्छा होती है कि मैं भी करूँ। ओके। मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि आप राइटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप ड्राइंग करते हैं, तो आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, फिर भी आप फाइनेंस में कैसे चले गए? फाइनेंस मेरी स्ट्रीम थी, मेरी एजुकेशन स्ट्रीम फाइनेंस ही थी। इसकी वजह से मतलब मुझे ये स्ट्रीम मिली है, लेकिन मैं इसे भी बहुत एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि जब मैं नंबर्स में खेलती हूँ तो मेरा दिमाग उसी में चलता है। जैसे कि मतलब होता है ना, जब बंदा जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो मेरे साथ यही है कि अगर मैं अकाउंटिंग में और फाइनेंस में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा दिमाग पूरी तरह से उसी में काम करता है। और उसके बाद तो स्टोरी का तो बिल्कुल अलग सीन है, तब मैं बिल्कुल उसी ज़ोन में होती हूँ कि मुझे स्टोरी लिखनी है, तो उसी तरह से दिमाग काम करता है। ओके मैम। वेल, आप आगे जो राइटर्स आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग मतलब जो अभी आपने स्टार्ट किया हो या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो राइटिंग बहुत अच्छा, मतलब आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था अपने आप को कि मैं राइटिंग कर सकती हूँ। इनफैक्ट जब मेरे घर में पता चला था, मेरी मम्मी को पता चला या मेरे पापा को पता चला, तो उनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं राइटिंग करती हूँ या मेरा मतलब कोई रेपुटेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, तो आपको उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, और राइटिंग में एक बार तो हाथ ज़रूर आज़माना चाहिए, कि मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मैरिड है वो। उन्होंने अभी रिसेंटली पॉकेट के लिए लिखना शुरू किया है। वो मेरे से इंस्पायर हुई थी कि मैं भी लिख सकती हूँ। तो उन्होंने भी स्टार्ट किया है, और मैं तो बिल्कुल भी नूब थी इसमें, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें कि आप लिख सकते हैं। अपनी थॉट्स को बाहर करें, आपको क्या पता आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। राइटिंग से आपकी लाइफ में एक ऐसा क्या बदलाव आया है, जो आप मतलब जिसके लिए आप राइटिंग को हमेशा थैंकफुल रहेंगे आप? मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, क्योंकि ऑफिस के टाइम के बाद मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता था कि मैं सोचूं कि मैं मतलब कोई हॉबी पे ध्यान दूं या कुछ करूं, लेकिन जब से मैंने राइटिंग करना स्टार्ट किया है, तो मैं तो बोलूंगी कि मेरा तो मूड बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पहले साथ ये चीजें होती थी कि सिर्फ दिमाग में ऑफिस ही ऑफिस चलता था, लेकिन अब ऑफिस के बाद मेरा एक अलग टाइम होता है जिसके लिए मैं अपने स्टोरीज पे ध्यान देती हूँ। मैं इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी बोल देती हूँ कि ये मेरा राइटिंग का टाइम है, तो तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। ये मेरा अलग टाइम है, मैं फिलहाल इसमें इन्वॉल्व रहूंगी। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पाई उसकी वजह से। ओके। वेल, क्वेश्चंस का सिलसिला तो आई डोंट थिंक कभी खत्म होने वाला है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें मीट एंड करनी होगी। मीट एंड करने से पहले आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपकी अब तक की जर्नी पॉकेट नॉवल के साथ कैसी रही है, और आप आगे पॉकेट नॉवल के साथ आपका क्या आगे के फ्यूचर प्लान्स रहेंगे? मेरी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है पॉकेट के साथ में। मुझे कभी मतलब अगर छोटे-मोटे इश्यूज़ तो हर किसी के साथ है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म छोड़ना। मैं दो बाकी लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस पे कंटिन्यू कीजिए। मैं अभी आगे भी और नॉवेल्स लिखने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया भी है कि एक सस्पेंस नॉवल जो मैं लिख रही हूँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सस्पेंस नॉवल है। उसके साथ-साथ एक हॉरर मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी लिखूँगी। तो दिमाग में मेरे प्लान्स चल रहे हैं, और मैं कंटिन्यू करूँगी नॉवेल को। बिल्कुल मैम, हम भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, और ये हमारी बातों का सिलसिला जारी रहे, और इसी तरह हम एक दिन फिर से आपके साथ एक मीट करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक मैम। यू।